नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आज मैं लेकर आया हूं भूतिया ट्रेन की कहानी। यह कहानी हमारे दोस्त निखिल ने हमें भेजी है। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी कहानी आसानी से सुनने को मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूजा से, जो कि चंदनपुर गांव की रहने वाली सीधी साधी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वो बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। पूजा काफी फ्री थी। फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद पूजा वापस चंदनपुर जाने का तय करती है। अपने माता पिता से मिलने, पुराने बंधुओं से मिलने उसे अपने गांव से दूर शहर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। देखा जाए तो शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे, जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पूजा के दोस्तों ने मिलकर पूजा के लिए फ्लाइट से अपने गांव चंदनपुर जाने का बंदोबस्त किया था। क्योंकि पूजा इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, तो वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूजा पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पूजा अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। एकाएक देखते ही देखते वेदर काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज्यादा खराब होने से उन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही मानो पूजा बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट विष्णुपुर में लैंड होता है। जैसे तैसे पूजा पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह चंदनपुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन था। स्टेशन के अंदर आने के बाद पूजा बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती। कम से कम इतनी तकलीफ तो ना होती। मुझे कितनी हैरेसमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वह स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत पूजा की तरफ आती है और कहती है कि बेटी चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। पूजा उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद पूजा काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और पूजा अपनी टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर वो बैठ जाती है। पूजा देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है। पूजा के सर के ऊपर वाले सीट पर एक लड़का बैठा था, जो कि पूजा को घूरे जा रहा था। पूजा को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर पूजा खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पूजा को काफी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते पूजा की आंख कब लग गई पता ही ना चला। करीबन रात के 11 बज चुके थे। अब पूजा की आंख खुलती है और वह देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफी बूढ़े दिख रहे हैं। पूजा चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उनकी सीट पर आकर बैठ गए हों। पूजा की नजर अचानक से बैठी उस महिला के साड़ी पर पड़ती है, जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। पूजा उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। पूजा अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। पूजा अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसे पीछे से टीसी आवाज लगा देता है। पूजा अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वह वहां से चला जाता है। पूजा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही चढ़े हों? यहां पहले कोई और बैठा था ना, क्या वे लोग चले गए? पूजा की इस सवाल पे कोई टस से मस तक नहीं होता है। सब एक तक पूजा को देखे ही जा रहे थे, जैसे कि वह कोई इंसान न होके
कोई एलियन हो। पूजा को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा, छोड़ो मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी पूजा को खड़े हुए कुछ ही मिनट्स हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी जो कि कह रहा था, भागो, सभी भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसे मार देगा। एक पल के लिए पूजा को लगा कि कुछ नहीं, शायद यह उसके दिमाग का खेल है, वह थक चुकी है। पर वापस से वह आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। पूजा दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है? मुझे डर लग रहा है, यह हो क्या रहा है? घबराहट में पूजा ने यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरी ट्रेन खाली थी, उसमें एकमात्र सिर्फ पूजा ही दिखाई दे रही थी। पूजा अब बिल्कुल हैरान परेशान, पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है क्या? मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहां गए? पूजा पागलों के जैसी इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। पूजा बहुत डर जाती है। वह अपनी सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके पूजा चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है। अचानक से उसे दो पांव दिखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। यह देखते ही मानो पूजा के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई, ना ही बोलने, ना ही कुछ सुनने, ना ही कुछ समझने लायक रही। उसे लग रहा था कि उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वो दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। पूजा अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही पूजा को लगा शायद वह बुरी चीज आगे निकल चुकी है, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। पूजा को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही पूजा बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। पूजा देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ है। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। पूजा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी नहीं थे ना? यहां तो एक वृद्ध महिला बैठी थी आप लोग के बदले। क्या आप लोग वापस से ट्रेन पर चढ़े हैं? आप लोग तो यहां नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैं पागल हो चुकी हूं? कृपया करके आप लोग बतलाइए, क्या आप लोग यहां पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला, उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। पूजा डर के मारे जमीन में बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोरों से बंद कर देती है। उससे यह असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एकाएक उनके शरीर कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। वह नजारा इतना भयंकर था कि पूजा को मानो अटैक सा आ गया हो और वह तुरंत वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की आंखें खुलती हैं। उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस अपनी सीट पर बैठती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। खिड़की के बाहर पूजा को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव चंदनपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन चंदनपुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है। पूजा जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, तभी उसे मानो एक बहुत ही जोरों का झटका लगता है और वापस से वह ट्रेन के अंदर चली जाती है।
पूजा को बहुत ज्यादा हाथों में दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसने नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना जबरदस्त झटका था वो। पूजा दर्द से कराह रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और पूजा की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। पूजा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों जैसी दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है, क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़पाकर क्या फायदा? पूजा यह सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से पूजा को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। वह पूजा के पास आता है। वह बच्चा पूजा के पास आकर कहता है कि अब वह भी नहीं बचेगी। कुछ मिनटों के बाद वह भी उनके जैसी हो जाएगी। पूजा बिल्कुल डर जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा मुझे? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा था। वह बच्चा पूजा से कहता है कि आज से 21 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहां से आपने यह ट्रेन पकड़ी थी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था। बाकी बहुत सारे लोग इस ट्रेन पर थे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफर तय करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात, पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चैन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार तेज सिंह, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत ही क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहां तक उनकी जरूरी चीजें, पैसे सभी कुछ लूट लिए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सभी कोई चीखते चिल्लाते रहे, पर उन्होंने किसी की भी जान को नहीं बख्शा। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर नदी में गिर गई। ये नदी चंदनपुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। देखते ही देखते पूरी ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुके थे और बाकी यात्री जो बाकी बोगी में बचे हुए थे, उनकी भी जान इस नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का आने का इंतजार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो चंदनपुर जाने के लिए चढ़ते हैं। यह ट्रेन किसी को नहीं दिखाई देती, सिवाय चंदनपुर जाने वाले यात्रियों को। वह उन हर एक यात्रियों को जान से मार देते हैं जिनकी मंजिल चंदनपुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को आते हुए देखा था, वह और कोई नहीं, उनका सरदार तेज सिंह ही था, जो आज भी हमें मार रहा है। वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही साथ हमारी आत्मा भी आज तक भटक रही है। पूजा को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस बच्चे से पूछती है, क्या इस चीज का कोई हल नहीं है? क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता है? उस बच्चे ने ना में सर हिलाया और देखते ही देखते पूजा की आंखों के सामने से ओझल हो गया। पूजा अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचने समझने की शक्ति तो पहले ही खो हो चुकी थी। वह एक जिंदा लाश बनकर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। पूजा का मोबाइल फोन ट्रेन में आने के बाद से ही स्विच ऑफ हो गया था। लाख ऑन करने के बावजूद भी ऑन नहीं हुआ था। पूजा काफी मायूस हो चुकी थी। उस वक्त उसे लगा था शायद उसका फोन खराब हो गया है। वह वापस अपने फोन को स्टार्ट करने का ट्राई करती है, पर फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। उसने जोरों से फोन को पटक कर अपने नजरों से दूर कर दिया। अचानक से उसका ध्यान अपनी बैग की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपने बैकपैक में अपने सभी जरूरी चीजें को ध्यान से रख दिया था और साथ ही साथ उसने एक साफ बस्ते में भागवत गीता रखी थी, जो कि वह हर रोज पढ़ा करती थी। पूजा को मानो एक उम्मीद की किरण नजर आई।
उसने जल्दी से अपने बैग को खोला और उस बस्ते से भागवत गीता को बाहर निकाला और उसे अपने सर से लगाकर प्रणाम करने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी थी कि अब वही उसे बचाए और वही उसे रास्ता दिखाएं। वह अपने हाथ में भागवत गीता लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूर कुछ कदम चलने के बाद पूजा को अब साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। ट्रेन में अब काफी भीड़ हो चुकी थी। सभी मरे लोग पूजा को एकटक ताके जा रहे थे। पूजा उनकी नजरों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि पूजा जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही ट्रेन के अंदर रास्ता बनते जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते पूजा एक जगह पहुंच जाती है जहां ट्रेन का इंजन था। वह देखती है कि वह डाकू तेज सिंह बड़े ही गुस्से से पूजा को देख रहा था। वह उस इंजन के बिल्कुल ही करीब खड़ा था। उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार थी, मानो वह तलवार चलाकर पूजा का गला काटने ही वाला था। वह बड़े ही भयंकर स्वर में पूजा से कहता है, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इस किताब के जरिए लड़ेगी? चल फेंक इसे, नहीं तो मैं तेरा गला यही काट कर रख दूंगा। पूजा काफी डर रही थी, पर उसे एक बात का अंदेशा हो गया था। मानो या ना मानो, वह डाकू पवित्र गीता की किताब को देखकर घबरा रहा है, डर रहा है, मानो उसे कुछ घबराहट सी हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए पूजा दबदबाते हुए स्वर से कहती है कि तेज सिंह, तुम्हारी क्रूरता के कारण कई निर्दोषों की जान गई। बेहतर यही होगा कि तुम अब यहां से चले जाओ, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वह तुम्हें नरक की अग्नि में ढकेल देंगे। ये सुनते ही मानो तेज सिंह के बदन में आग लग जाती है और वह बड़े ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से सारी ट्रेन गूंज उठी थी। पूजा डर के मारे थर-थर कांप रही थी, पर साथ ही साथ वह भगवान गीता को जोर से अपने बाजुओं में पकड़े हुए थी। वह गीता खोलती है और उसमें से एक अध्याय को पढ़ने लगती है। उसके उस अध्याय के पाठ करने से तेज सिंह मानो पागल हो रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कभी गायब होकर कहीं और दिखता, कभी गायब होकर पूजा के पीछे खड़ा हो जाता। वह दर्द से छटपटाने लगता है और पूजा को पाठ करने से रोकने के लिए कहता है। पूजा पाठ करना नहीं रोकती है, वह अपना पाठ किए जाती है। श्लोक अब बस खत्म होने वाला था। श्लोक पढ़ते पढ़ते पूजा को पूरा 1 घंटा बीत चुका था। पूजा देखती है कि सामने तेज सिंह नहीं है, ना ही कोई आत्मा उसे दिख रही है। वह खड़ी हो जाती है और दौड़कर वापस से ट्रेन की अंदर की तरफ भागने लगती है। वह देखती है कि नदी सामने ही है। पूजा घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है। ट्रेन नदी में गिर जाएगी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते ट्रेन बड़ी जोरों से नदी में गिरने लगती है। पूजा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेन जैसे ही नदी में गिरती है, पूजा को दिखाई देता है कि सभी मरे हुए लोग नदी के अंदर पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं। पूजा पहले ही आधी मर चुकी थी, पर वह नजारा देखने के बाद उसकी आंखें कब बंद हो गईं, पता ही नहीं चला। थोड़े समय बाद पूजा की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को चंदनपुर के स्थानीय हॉस्पिटल में पाती है। उसे काफी आश्चर्य हो रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह बच कैसे गई। डॉक्टर से उसे पता चला कि नदी के आसपास कुछ मछुआरों ने उसे तट के पास देखा। क्योंकि उसकी सांसें उस वक्त तक चल रही थीं, वे लोग फौरन उसे अस्पताल ले आए। पूजा को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शायद उन आत्माओं ने ही पूजा की मदद की है, क्योंकि वो उस वक्त बीचों बीच उस गहरी नदी में डूब गई थी। तैरकर किनारे जाने की शक्ति तो पहले से ही उसके शरीर में बची नहीं थी। पूजा मन ही मन उन आत्माओं का शुक्रिया कर रही थी, भगवान का शुक्रिया कर रही थी, उन मछुआरों का शुक्रिया अदा कर रही थी। पूजा को उसका मोबाइल फोन मिलता है और वह अपने मोबाइल फोन से अपने माता पिता को फोन करती है। उसके माता पिता शाम तक पूजा को लेने आ जाते हैं। पूजा अपने घर चंदनपुर आ चुकी थी और वह अभी भी मायूस सी दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी थी। उसके माता पिता भी काफी परेशान हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर वह पूजा को दिलासा दिए जा रहे थे कि अब कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उन सब बातों को भूल जाए। वे घर में अच्छे से पूजा पाठ करवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंदनपुर में कुछ दिन रहने के बाद पूजा तय करती है कि वापस से वह उसी स्टेशन पर दोबारा जाएगी। वह देखना चाहती थी
कि उसे वापस से वह ट्रेन दिखती है कि नहीं। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बतलाया और चुपचाप ट्रेन पकड़कर उस स्टेशन के लिए चली गई। स्टेशन पर जाकर वह बैठ जाती है और वहां से चंदनपुर का टिकट कटवाती है। वह देखती है कि वापस से वही वृद्ध महिला जिसने उस दिन पूजा को चाय पिलाई थी, वही पूजा के पास आती है और कहती है, बेटा अब ट्रेन यहां नहीं आएगी। पूजा आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे जानती है कि वह उसी ट्रेन के सिलसिले में आई हुई है। पूजा बड़े कौतूहल नजर से उस वृद्ध महिला की तरफ देखती है। वह वृद्ध महिला पूजा की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है कि बेटी, उन डाकुओं ने मुझे भी मार डाला था। मेरी भी आत्मा इसी प्लेटफॉर्म में भटकती रहती थी, पर तुम्हारे कारण वे सभी आत्मा और मैं भी मुक्त हो चुकी हूं। वह ट्रेन अब और किसी को तंग नहीं करेगी। तुमने उस रोज गीता का पाठ करके उस बुरी आत्मा को ट्रेन से भगा दिया था और साथ ही साथ उस ट्रेन में तुमने अपने पवित्र गीता को छोड़ भी दिया, जिसके प्रभाव से ट्रेन की सारी आत्मा मुक्त हो गई थी। मुझे भी उन लोगों ने जान से मारकर इसी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। मैं यहां बरसों से काम कर रही थी। मैंने उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ते हुए देख लिया था और इसीलिए मैंने उन्हें रोकना भी चाहा, पर उन्होंने उसी वक्त मुझे जान से मार दिया था। पर मैं अब खुश हूं, वह बुरी आत्मा उस ट्रेन को छोड़कर चली गई। सारे लोग मुक्त हो गए तो मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह बोलते हुए वह वृद्ध महिला पूजा की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इस बार पूजा को जरा सा भी भय नहीं लगा। वह इस बात से बहुत खुश थी कि सारे लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। चंदनपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और इस बार यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं, एक साधारण ट्रेन थी। पूजा उस ट्रेन पे जाकर बैठ जाती है और अपने गांव की तरफ बढ़ चलती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, जल्दी कमेंट करके बताओ। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोग अपना नाम कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी को सुन रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।